आज शादी वाले दिन सूरज का पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि सूरज के घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा दी थी। ऐसा नहीं था कि सूरज किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन सूरज मीरा से शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मीरा की उम्र अभी बहुत ही कम थी। सूरज ने अपने घर वालों को बहुत समझाया कि मीरा की उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन किसी ने सूरज की एक ना सुनी और फिर सूरज की शादी मीरा से कर दी गई, जो कि सूरज की भाभी सीमा की छोटी बहन थी। और फिर जब सूरज अपने कमरे में आया तो मीरा दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटे से बच्चे के जैसी मासूमियत छलक रही थी। सूरज धीरे से चलता हुआ मीरा के करीब आया और मीरा के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। और फिर जैसे ही सूरज ने मीरा के मखमली गुलाबी होठों पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू की, तो मीरा ने अपने हाथों से सूरज के हाथ को दूर धकेल दिया और कहने लगी, हाथ पीछे करो अपना। सूरज ने कहा, क्यों भाई, मैं अपना हाथ पीछे क्यों करूं? आखिर शादी हुई है हमारी और आज तो हमारी सुहागरात है। तब मीरा ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, शादी हुई है तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। तब सूरज ने कहा, ऐसा नहीं कर सकते से क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के वक्त तो तुम बड़ी खुश होकर स्टेज पर बैठी हुई थी, बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का, तो अब सुहागरात तो मनानी ही पड़ेगी। आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सुहागरात का असली मतलब क्या होता है, और आज तो मैं तुम्हारे होश उड़ाकर ही रख दूंगा। सूरज की बात सुनकर मीरा बिदक कर पीछे हट गई और कहने लगी, देखिए मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये कहते वक्त मीरा के मासूम से चेहरे पर और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इतना डर समाया हुआ था, जिसे देखकर सूरज की आंखों में शरारत नाच उठी थी। मीरा ने भी सूरज की आंखों में उठ रही शरारत को भांप लिया था और इससे पहले कि सूरज मीरा से कुछ कहता या फिर से उसके करीब जाता, मीरा घबराई हुई सी बेड से उठकर खड़ी हो गई। मीरा के बेड से उठते ही सूरज भी उसके साथ खड़ा हो गया और मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, आज तो बेशर्मी की सारी हदें पार करने की रात है, तो बेशर्मी तो होगी ही ना मेरी जान। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि शादी की पहली रात को पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है? तब मीरा ने कहा, मुझे बच्ची मत समझो, मुझे सब पता है कि शादी वाले दिन क्या क्या होता है। मीरा की ये बात सुनकर सूरज को हैरानी हुई और वो कहने लगा, तो फिर बताओ कि शादी वाली रात क्या क्या होता है, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम्हें सुहागरात के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन फिर जो जवाब मीरा ने सूरज को दिया, सूरज को पता चल गया कि वाकई में मीरा को सुहागरात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि मीरा ने सूरज से कहा, शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में अच्छे अच्छे और महंगे महंगे तोहफे देता है। तब सूरज ने कहा, लेकिन तोहफे तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। तो मीरा कहने लगी, उसके बाद पति अपनी पत्नी को एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, उनकी ठीक से सेवा करना और उनसे कभी कोई भी बदतमीजी मत करना, वगैरह वगैरह। तब सूरज ने कहा, लेकिन तुम तो इतनी समझदार हो कि ये सारी बातें तो तुम्हें पहले से ही पता होंगी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये सब बताने की जरूरत है, ये सब तो तुम खुद से ही मैनेज कर लोगी, है ना? तब मीरा ने कहा, हाँ वो सब तो मैं खुद से ही मैनेज कर लूंगी, लेकिन मुझे तो ये भी पता है कि अपने ससुराल वालों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सूरज ने हैरानी से मीरा की तरफ देखा और कहने लगा, अच्छा है, चलो ये सब तो तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है? तो मीरा ने कहा, बस अब इसके बाद और क्या हो सकता है, लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। तो सूरज ने कहा, बस क्या इतना ही होता है क्या? तो मीरा ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, मैंने तो फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में सिर्फ इतना ही देखा है।
दूल्हा दुल्हन दोनों ही शादी की तैयारियों में थकान से इतने चूर हो जाते हैं कि लाइट बंद होते ही उन्हें नींद आ जाती है, और फिर जब सूरज सिर पर चढ़ आता है तब जाकर उनकी नींद खुलती है। ये सुनते ही सूरज ने पहले तो मीरा को घूर कर देखा, तो सूरज की ऐसी नजरों से मीरा थोड़ी सी उलझन में पड़ गई। तब सूरज मीरा के बेहद करीब हुआ और फिर उसने धीरे से मीरा के कान में कहा, मिस मीरा, असली काम तो लाइट बंद करने के बाद ही होता है। सूरज की ये बात सुनकर मीरा के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। तब सूरज ने कहा, तुम चेंज तो कर लो मेरी छोटी सी जान, फिर मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। सूरज ने मीरा के नाजुक से गालों पर एक हल्की सी चुटकी काटते हुए ये बात कही, तो मीरा पहले तो बहुत डर गई, लेकिन फिर उसने अलमारी के पास जाकर एक सिंपल सा ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो उसका सारा मेकअप धुल चुका था और बाहर आकर वो अपने खुले बालों की चोटी बनाने लगी। तब सूरज ने कहा, मीरा, तुम खुले बालों में बहुत ही अच्छी लग रही हो, इन्हें खुला ही रहने दो। और फिर सूरज ने मीरा के हाथों से उसके बालों को छुड़वाया और सख्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में बस एक लैंप की हल्की सी रोशनी जल रही थी, जो सूरज और मीरा के बीच दूरी बनी बैठी थी। इसलिए सूरज ने कहा, हाँ तो अब बताओ मिस मीरा, तो अब मैं लाइट बुझा दूं क्या? सूरज की ये बात सुनकर मीरा थोड़ी सी घबरा गई और फिर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सूरज ने कहा, अभी से डर लग रहा है मेरी जान, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम्हें डर भी लगने लगा है, तो जब करूँगा तब क्या होगा, तब तो तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी ना है, एक लड़की को शादी के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है। मीरा सूरज की पत्नी थी, लेकिन फिर भी मीरा को लेकर सूरज का कोई गलत इरादा नहीं था, वो तो बस मीरा को डराना चाहता था। जहां शादी की पहली रात एक पति अपनी पत्नी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है और अपनी पत्नी के डर को कम करने की कोशिश करता है, और जब उसकी पत्नी का डर थोड़ा कम हो जाता है तब उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करता है। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। मीरा का भरोसा जीतने के बजाय सूरज मीरा को शादी के रिश्ते से डराना चाहता था, ताकि मीरा घर की जवाबदारी ना संभाल सके और सूरज अपने घर वालों के सामने ये बात साबित कर सके कि एक ही घर से दो बहनों को लाने के चक्कर में एक 17 साल की लड़की से सूरज की शादी करवाने का उनका फैसला कितना गलत था। दरअसल बात ये थी कि सूरज के घर वालों ने अपने दोनों बेटों के लिए एक ही घर की बेटियों को पसंद किया था। एक तरफ दोनों भाइयों की शादी हो रही थी तो दूसरी तरफ दोनों बहनों की शादी हो रही थी। सूरज एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए उसके माँ बाप ने अपने दोनों बेटों की शादी एक ही खर्चे में करने का फैसला किया, ताकि एक शादी का जो भी खर्चा बच जाता उनसे वो अपने दोनों बेटों को हनीमून पर भेज सकें। सूरज के माँ बाप की सोच गलत नहीं थी, तो सूरज की नाराजगी भी अपनी जगह ठीक ही थी, क्योंकि सूरज को तो बस इस बात से एतराज था कि शादी के लिए मीरा की उम्र अभी बहुत छोटी थी। इसलिए सूरज मीरा को डराकर अपने माँ बाप की सोच को गलत साबित करना चाहता था, और सूरज की बात सुनकर मीरा वाकई में इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके चेहरे की तो हवाएं उड़ गई थीं। मीरा ने सूरज से कहा, अरे नहीं नहीं, प्लीज लाइट बंद मत करना, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। तब सूरज ने मीरा के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगा, मीरा मेरी जान, ऐसे कैसे हो सकता है भला, लाइट तो बंद करनी ही पड़ेगी। आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि लाइट बंद करने के पीछे क्या कहानी है और शादी का दर्द क्या होता है। बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का, अच्छे अच्छे कपड़े और जेवरात, मुंह दिखाई के महंगे महंगे तोहफे, ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी का असली सच तो कुछ और ही होता है, और वो सच आज मैं तुम्हें बताऊंगा।
ये कहते हुए सूरज ने लैंप ऑफ किया और जोर से मीरा की कलाई पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया। जैसे ही सूरज ने मीरा को अपने सीने से लगाया और जोर से उसे अपने सीने के साथ भींचा, तो मीरा चिल्ला उठी और तुरंत ही सूरज से पीछे हट गई। मीरा ने जल्दी से लैंप ऑन कर दिया और कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। मीरा सच में बहुत डर गई थी और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। अब तो सूरज का मकसद भी पूरा हो चुका था, क्योंकि सूरज तो मीरा को सिर्फ डराना ही चाहता था। और फिर सूरज ने कहा, चलो चलो ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से बेड पर लेट जाओ। अभी तो मैं सब कुछ प्यार से कर रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ये कहते हुए इस बार सूरज ने मीरा को बड़ी सख्ती से अपने सीने से खींचा, तो मीरा तुरंत ही बेड से खड़ी हो गई और एक बार भी पीछे देखे बिना कमरे से बाहर निकल गई। मीरा बाहर जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी, तो सूरज के चेहरे पर तो ऐसी मुस्कान फैल गई जैसे कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। सूरज मन ही मन बड़बड़ाने लगा, देव भैया, बहुत शौक था ना आपको शादी करने का, मेरी एक छोटी सी मदद कर देते तो आपका क्या ही बिगड़ जाता। अब मैं भी देखता हूँ कि आप अपनी सुहागरात कैसे मनाते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज से सूरज के भाई और भाभी के कमरे के साथ साथ सूरज के मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा भी खुल गया। मीरा अपनी बहन सीमा के सीने से लगकर रोने लगी और बार बार एक ही बात कहने लगी, दीदी मुझे आपके साथ सोना है। और मीरा की ये बात सुनकर तो सूरज के भाई देव का मुंह तो हैरत से खुला का खुला रह गया, जबकि सूरज तो अपने कमरे के दरवाजे पर मस्त खड़ा होकर ये सब एंजॉय कर रहा था। मीरा के इस तरह अचानक रोने से सीमा भी बहुत परेशान हो गई और सीमा ने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तब मीरा ने अपनी बहन से कहा, दीदी मैं सूरज के कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनते ही देव के माथे पर बल पड़ गए, जबकि सीमा मीरा से वजह पूछने लगी कि वो सूरज के कमरे में क्यों नहीं जाना चाहती। लेकिन अब मीरा भी सबके सामने क्या वजह बताती, इसलिए उसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा और अपनी बहन के कमरे में जाकर उसके बेड पर बैठ गई। सूरज की माँ कहने लगी, सूरज ये अचानक ही मीरा को क्या हो गया? शादी में तो वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। तब सूरज ने कहा, बहुत शौक था ना आपको छोटी लड़की से मेरी शादी करवाने का, अब आप खुद ही देख ले इसका बचपना। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ ही पकड़ा था कि इसने तो हंगामा मचा दिया। अब आप खुद ही संभालना अपनी छोटी सी बहू को। ये कहते हुए सूरज अपने कमरे में आकर पैर फैलाकर बेड पर लेट गया और उसने सुकून से भरी एक गहरी सांस ली। इससे पहले कि सूरज नींद की वादियों में खो जाता, सूरज का बड़ा भाई देव गुस्से से तिलमिलाता हुआ सूरज के कमरे में दाखिल हुआ और उसने जोर से अपना तकिया बेड पर पटक दिया और बेड पर बैठकर गुस्से से सूरज को घूरने लगा। सूरज ने पलटकर अपने भाई की तरफ देखा तो देव कहने लगा, अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी नरमी से पेश नहीं आ सकते थे क्या? सूरज कहने लगा, भाई मैंने तो बस उसका हाथ ही पकड़ा था, अब हाथ भी नहीं पकड़ता तो फिर सुहागरात कैसे मनाता? लेकिन मुझे क्या पता था कि सिर्फ मेरे हाथ पकड़ने पर ही वो नासमझ लड़की इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। तब देव ने सूरज से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी सुहागरात भी बर्बाद हो गई है। ये सुनकर सूरज कहने लगा, अब इसमें मैंने क्या किया है भाई, और इसमें मेरी क्या गलती है? 17 साल की मासूम और नासमझ लड़की को दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में बिठा देंगे तो ये सब तो होना ही था, क्योंकि ना तो उसमें अक्ल नाम की कोई चीज है और ना ही कोई समझ। अरे वो पागल तो सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती थी कि उसे मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे और शादी में नए नए कपड़े मिलेंगे। शादी और शादी के रिश्ते के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता है। आपकी तरह सुहागरात को लेकर मेरे भी कुछ अरमान थे,
लेकिन आप सब ने मिलकर इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी कराकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और सुहागरात सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी बर्बाद हुई है, इसलिए अब आप भी मेरी तरह मुंह पर चद्दर उड़कर चुपचाप सो जाइए। इतना कहकर सूरज ने लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन सुहागरात बर्बाद होने की वजह से देव को तो नींद ही नहीं आ रही थी और वो बार बार करवट पर करवट बदले जा रहा था। सूरज ने कहा, भाई प्लीज अब आप खुद भी सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। सूरज की बात सुनकर देव कहने लगा, तुझे नींद आ रही है बुद्धू कहीं के, अगर तू अपनी पत्नी को कुछ वक्त दे देता तो कम से कम मेरी सुहागरात तो बर्बाद ना होती। ये सुनते ही सूरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और वो दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगा, भाई आपके साथ तो यही होना चाहिए था। मैं आपसे इतनी मिन्नतें करता रहा कि भाई कुछ तो मदद करो मेरी, मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन नहीं, सबकी तरह आपने भी मेरी एक नहीं सुनी, तो अब अपनी बीवी के बगैर ही अपनी सुहागरात को एंजॉय करो। आज आपको भी पता चलेगा कि मजबूरी क्या होती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे भाई, और आपकी सिर्फ आज की रात ही नहीं बल्कि अब तो आपकी हर रात बर्बाद होगी। आप देख लेना भाई, इस नादान लड़की को तो मैं इतना डराऊंगा कि अब तो ये हर रात आपके कमरे में ही सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में मेरे साथ। अब तो सूरज ने ठान लिया था कि वो अपने माँ बाप की इस बात को इस तरह से गलत साबित कर देगा कि एक ही घर से दो बहनें लाना बिल्कुल भी सही नहीं है, ताकि अगली 7 पीढ़ियों तक कोई भी ये गलती नहीं करेगा। खैर अगली सुबह सीमा और मीरा दोनों बहनें एक साथ ही कमरे से बाहर आई। तब तक उनकी सास ने पहले ही नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा दिया था। टेबल पर हर कोई खुशी खुशी नाश्ता कर रहा था, लेकिन सूरज के बड़े भाई देव का मूड बहुत ही खराब था। देव बार बार अपनी पत्नी सीमा को घूर रहा था और सीमा बेचारी नजरें चुराते हुए आंखों के इशारे से कह रही थी, लेकिन देव अब इसमें मेरा क्या कसूर है। तो वहीं दूसरी ओर मीरा जब भी आंख उठाकर सूरज की तरफ देखती तो सूरज उसे घूरने लगता था और मीरा तुरंत ही घबराकर अपनी नजरें नीचे कर लेती थी। सूरज मीरा के दिल में अपना डर बरकरार रखना चाहता था ताकि मीरा सूरज के करीब आने की या उसके कमरे में आने की कोशिश भी ना करे। सूरज मन ही मन बहुत खुश था कि अब मीरा उसके कमरे में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो सारा दिन अपनी बहन के कमरे में ही पड़ी रही और देव सारा दिन लॉन में घूमता रहा और सोचता रहा, काश कि मुझे भी 2 घड़ी मेरी पत्नी का साथ नसीब हो जाए। लेकिन सूरज तो आज बहुत खुश था और उसने पूरा दिन खुशी खुशी अपने कमरे में बिताया और फिर दिल किया तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। शाम को दोनों बहुओं का मुंह दिखाई का फंक्शन था और मुंह दिखाई का फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। लेकिन सूरज के बड़े भाई देव के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, जिसे देखकर सूरज अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। मीरा सूरज के पास ही बैठी हुई थी, तो सूरज ने मीरा का बाजू पकड़ा और मीरा के बाजू को जोर से दबाते हुए उसके कान के करीब जाकर कहने लगा, बच्चू कल तो तुम बच गई थी, लेकिन आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुम्हें मेरे ही कमरे में है, और आज तो वैसे भी तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। आज तो मैं तुम्हें सच में कच्चा ही खा जाऊंगा। मीरा आज बेमन से सूरज के पास चुपचाप बैठी हुई थी और उसकी कल की सारी शरारतें एक ही रात में खत्म हो चुकी थी। मीरा बार बार सूरज के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूरज उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। आखिरकार जब मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म हुआ, तब जाकर कहीं सूरज ने मीरा का हाथ छोड़ा था। आज देव ने सीमा को पहले ही साफ साफ बता दिया था कि आज चाहे कोई भी हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाए या फिर चाहे दरवाजा ही क्यों ना तोड़ दे, तुम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए सीमा मीरा को समझा रही थी, देखो मीरा, कल रात तुमने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन मीरा तो अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़कर लाउंज में बैठी हुई थी और वो अपनी दीदी से कहने लगी, दीदी मैं किसी भी हालत में सूरज के कमरे में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे उस सूरज से बहुत डर लगता है। तब सीमा अपनी बहन को समझाते हुए कहने लगी, देख छोटी, तू सूरज को गलत समझ रही है, वो तो तुझसे बहुत प्यार करता है। तू जैसा सूरज के बारे में सोच रही है ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू एक बार उससे बात करके तो देख, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझे कुछ भी नहीं कहेगा। मीरा ने कहा, दीदी आप उसे नहीं जानती हैं और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अब मुझे तो सब पता है ना, इसलिए अब मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। और फिर मीरा ने आंसू बहाते हुए कहा, दीदी प्लीज मुझे पापा के घर वापस भेज दो, मुझे इस शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं अपने पापा के घर पर ही ठीक हूँ। तब सीमा ने कहा, देख छोटी, अब तो ये सब कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि उस वक्त तो तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं था और तुमने ये भी कहा था कि ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। सीमा की बात सुनकर मीरा कहने लगी, लेकिन दीदी मुझे थोड़ी ना पता था कि शादी ऐसी होती है, और अब जब मैंने कह दिया ना कि मैं सूरज के कमरे में नहीं जाऊंगी, तो बस नहीं जाऊंगी। एक तरफ मीरा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और दूसरी तरफ देव अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर सीमा को घूरे जा रहा था। सीमा बार बार देव से नजरें चुराते हुए मीरा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सीमा ने मीरा से कहा, देख मीरा, इस तरह से नहीं करते बेटा, सूरज तुझे कुछ भी नहीं कहेगा, यार कुछ तो अक्ल से काम ले, ये क्या बचपना लगा रखा है तूने। लेकिन सीमा की ये बात सुनकर तो मीरा रोने ही बैठ गई और कहने लगी, नहीं ना दीदी, मुझे सूरज के कमरे में नहीं जाना है, प्लीज आप मुझे पापा के घर वापस भेज दो। उस वक्त सूरज अपने कमरे में ही था और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो अंदर से बैठे बैठे ही सारा नजारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से सीमा मीरा को समझा बुझाकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मीरा अपने कमरे में जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। मीरा सूरज से इतनी डरी हुई थी कि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो कमरे में जाएगी तो उसकी तो जान ही निकल जाएगी। ये सब देखकर तो आज सूरज को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन सूरज ये नहीं जानता था कि मीरा उससे इतनी डर जाएगी। मीरा चुपचाप से अपने कमरे में आई और सूरज से बात किए बिना ही उसने अपनी अलमारी खोली और अलमारी से अपना एक सादा सा सूट निकाला और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। सूरज मीरा की एक एक हरकत को नोट कर रहा था कि कैसे मीरा सूरज से नजरें बचाकर चुपचाप अपना काम कर रही थी। और फिर जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो वो बहुत ही सिंपल लुक में थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वॉशरूम से बाहर आते ही मीरा ने धीरे से अपना तकिया उठाया और अपना कंबल लेकर कमरे से बाहर जाने लगी। सूरज ने मीरा से पूछा, मीरा कहाँ जा रही हो तुम? तब मीरा ने कहा, मैं बाहर लाउंज में सोऊंगी, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं सोना है। मीरा ने जाते जाते कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया तो सूरज ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, ठीक है मीरा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जाते जाते लाइट और दरवाजा दोनों ही बंद करके जाना। मीरा ने चुपचाप सूरज की बात मान ली और लाइट और दरवाजा बंद करके लाउंज में सोने चली गई। अब तो मीरा अपना ज्यादातर समय अपनी बहन के साथ या फिर सूरज की माँ के साथ ही बिताती थी। मीरा अपनी सास के साथ बैठकर गप्पे मारती और दिन भर हंसती खेलती रहती, लेकिन वो सूरज से बात तक नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ऑफिस से घर वापस लौटता तो मीरा को तो जैसे सांप सूंघ जाता था। सीमा ने तो आते ही किचन का काम संभाल लिया था, लेकिन मीरा किचन में कोई काम नहीं करती थी। मीरा का तो बस एक ही काम था, सूरज की माँ यानी कि अपनी सास के साथ बैठकर बातें करना और हंसी मजाक करना। सूरज के पापा भी मीरा की बातों से बहुत खुश रहते थे,
और फिर जब रात को सब सो जाते थे तो मीरा आराम से लाउंज में सोफे पर सो जाती थी। लेकिन फिर सुबह सबके उठने से पहले मीरा बस अपने कमरे में जाकर तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं रुकती थी। देव और सूरज की शादी को जब 15 दिन बीत गए तब उनके पापा ने कहा कि सबसे पहले देव और सीमा हनीमून पर जाएंगे और फिर जब वो दोनों अपने हनीमून से लौट आएंगे तब सूरज और मीरा अपने हनीमून पर जाएंगे। ये सुनकर देव और सीमा तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन मीरा बहुत उदास हो गई थी। मीरा का तो फिर से अपनी बहन के सामने रोना शुरू हो गया और वो अपनी बहन से कहने लगी, दीदी आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रही हैं? प्लीज मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ना, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी। मैं सूरज के साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहती। बड़ी मुश्किल से सीमा ने मीरा को समझाया और फिर देव और सीमा अपने हनीमून पर निकल गए। तो अब हुआ यूं था कि मीरा अब अपनी बहन सीमा के कमरे में जाकर सो जाती, लेकिन अब सूरज के दिल में मीरा को लेकर कुछ होने लगा था। आखिर मीरा सूरज की पत्नी जो थी। शुरू में तो सूरज ने अपने परिवार की सोच को गलत साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा कर दिया, लेकिन अब सूरज भी चाहता था कि मीरा उसके साथ उसके कमरे में रहे और उससे बातें करे। कुछ नेचुरली इंसानी जज्बात थे जो अब सूरज को तंग करने लगे थे। लेकिन जिस तरह से सूरज ने मीरा के दिल में अपने लिए डर पैदा कर दिया था, सूरज के पास आना तो दूर की बात है, मीरा तो सूरज को देखते ही डरने लगती थी। एक बार सूरज को नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कि मुझे मीरा से अपनी बदसलूकी के लिए माफी मांग लेनी चाहिए और उसे सिर्फ अपने कमरे में ही नहीं बल्कि अपने दिल में भी जगह देकर वो प्यार और सम्मान सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। और वैसे भी मीरा सूरज की पत्नी थी, तो फिर वो भी अपनी पत्नी से कब तक दूर रह सकता था, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही चुका था। ऐसा ही कुछ सोचते हुए सूरज अपने कमरे से बाहर आया और फिर जब उसने अपने भाई के कमरे को खोलने के लिए लॉक घुमाया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। इसलिए सूरज ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कमरे के अंदर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सूरज ने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ, और उसने फिर से हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और फिर जब सूरज ने कमरे की खिड़की खोलकर अंदर झांक कर देखा तो मीरा नींद की वादियों में खोई हुई बेफिक्र होकर बेड पर सो रही थी और उसके बालों की बिखरी हुई लटें पंखे की हवा से उसके चेहरे पर फैल गई थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कल तक जो सूरज मीरा के दिल में अपना डर पैदा करके अपने माँ बाप की सोच को गलत साबित करना चाहता था, आज उसी सूरज को अचानक ही मीरा खूबसूरत नजर आने लगी थी। या फिर यूं कहो कि अब मीरा को लेकर सूरज की नजर बदलने लगी थी। इसलिए सूरज ने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब मैं मीरा से और ज्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि सूरज का गुस्सा तो बहुत पहले ही ठंडा पड़ चुका था, इसलिए अब वो भी यही चाहता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी भी अब नॉर्मल होकर पटरी पर आ जाए। देव और सीमा को हनीमून पर गए हुए 8 दिन हो चुके थे और उन्हें और 8 दिन के बाद वापस आना था। देव और सीमा के लौटते ही सूरज को मीरा के साथ हनीमून पर जाना था, इसलिए सूरज चाहता था कि हनीमून पर जाने से पहले वो मीरा से दोस्ती कर ले। सूरज ने धीरे से मीरा को आवाज लगाई, लेकिन मीरा तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी और कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि सूरज खिड़की से कूदकर अंदर जा सकता था। इसलिए सूरज ने खिड़की का शीशा धीरे से खटखटाया और कहा, उठो मीरा उठो, क्योंकि सूरज को ये भी डर था कि कहीं उसकी आवाज उसके माँ पापा के कमरे तक न पहुँच जाए। बड़ी मुश्किल से मीरा ने अपनी नींद से भरी मदहोश आंखें खोली और सूरज को खिड़की के पास खड़ा देखकर वो भी खिड़की के पास आ गई और कहने लगी, अब क्या हो गया है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो सूरज ने कहा, मीरा ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, चलो अपने कमरे में आ जाओ। लेकिन कमरे में आने की बात सुनकर मीरा फिर से घबरा गई
और कहने लगी नहीं, मुझे नहीं आना है वहाँ, मैं यहीं ठीक हूँ। सूरज ने मीरा से कहा, अच्छा बाबा, आई एम सॉरी मीरा, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी शरारत नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ हमारे कमरे में चलो। लेकिन मीरा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं आपके साथ उस कमरे में नहीं जाऊंगी। और फिर सूरज अपने कमरे में आकर अब खुद की गलती पर ही पछताने लगा और मन ही मन खुद को कोसते हुए कहने लगा, वाह सूरज वाह, तूने तो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब तो मीरा अपनी बहन के कमरे में खिड़की और दरवाजा दोनों बंद करके ही सोती थी, जबकि खाना तो उसे टेबल पर सूरज के पास बैठकर ही खाना पड़ता था, क्योंकि टेबल पर तो सूरज के माँ पापा भी सामने बैठे होते थे। जैसे ही मीरा खाने के लिए टेबल पर बैठती तो सूरज आकर मीरा के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता, वरना पहले तो मीरा अपनी बहन सीमा के साथ ही बैठती थी। सूरज ने मीरा से कहा, मीरा मेरी प्लेट में भी चावल डाल दो। तो मीरा ने सूरज की प्लेट में पुलाव डाल दिया और फिर जैसे ही सूरज ने अपना पैर मीरा के पैर पर रखा तो वो बुरी तरह से चीख उठी। तो सूरज के माँ पापा भी सूरज की तरफ देखने लगे। सूरज ने भी एक नजर मीरा पर डाली और मीरा तो सूरज के पैर के नीचे से अपना पैर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूरज ने भी गुस्से से मीरा के पैर को दबाना शुरू कर दिया। मीरा जितना अपना पैर पीछे ले जाती तो सूरज उतना ही अपना पैर आगे बढ़ाकर मीरा के पैरों तक पहुंच जाता था। सूरज की इस हरकत से मीरा इतनी नर्वस हो गई थी कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। सीमा के हनीमून पर जाने के बाद सारा काम मीरा पर ही आ गया था और वो अपनी सास से पूछ कर खाना बनाती थी, लेकिन वो पूछ कर भी खाना अच्छा ही बना लेती थी। खाना खत्म होने के बाद रात को जब सब लाउंज में बैठे थे तब मीरा किचन में बर्तन धो रही थी। सूरज चुपचाप से किचन में आया और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गिलास में डालकर पानी पीने लगा। उस वक्त मीरा बर्तन धोने में व्यस्त थी कि तभी पानी पीने के बाद सूरज मीरा के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। मीरा ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो सूरज ने अपना सिर मीरा के कंधे पर रख दिया और कहने लगा, मीरा तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ यार। मीरा ने सूरज से कहा, सूरज प्लीज मुझे छोड़ दो। तब सूरज ने कहा, मीरा बिना किसी बहस के आज मेरे कमरे में आ जाना, नहीं तो कल तो वैसे भी सीमा भाभी और देव भैया वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर भी चलना पड़ेगा। और फिर तब तुम वहाँ क्या करोगी? अगर आज तुम हमारे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें हमारे कमरे में आना ही पड़ेगा और फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर भी चलना पड़ेगा। और याद रखना मीरा, हनीमून पर तो मैं तुमसे गिन कर बदला लूंगा। सूरज के इतना कहते ही मीरा जोर से चिल्लाने लगी तो सूरज ने तुरंत ही मीरा को छोड़ दिया। मीरा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सूरज के माँ पापा दोनों किचन में आ गए और कहने लगे, क्या हुआ मीरा बेटा? तो मीरा ने कहा, मम्मी जी यहाँ इतना बड़ा कॉकरोच था। तब सूरज की माँ ने कहा, मीरा बेटा कहाँ है कॉकरोच? तो मीरा ने कहा, मम्मी जी अभी अभी तो यही शेल्फ पर था, लेकिन पता नहीं अब कहाँ चला गया। सूरज समझ गया था कि मीरा ने उसकी पकड़ से खुद को आजाद करने के लिए ये सब कुछ किया था, इसलिए वो गुस्से से अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा, पता नहीं यार, मैं हर बार उससे गलत बात क्यों कर देता हूँ। मैं तो मीरा से दोस्ती करने गया था, लेकिन मैं तो उल्टा उसे गुस्सा दिलाकर वापस आ गया। शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन मीरा तो सूरज के हाथ में ही नहीं आ रही थी और न ही वो सूरज की कोई बात सुनने को तैयार थी। अगले दिन सीमा और देव भी हनीमून से वापस आ गए थे, इसलिए मीरा को फिर से लाउंज में ही सोना पड़ा। सबके सो जाने के बाद मीरा लाउंज में तकिया रखकर लेट गई कि तभी सूरज चुपके से अपने कमरे से बाहर आया और मीरा की कलाई पकड़कर कहने लगा, मीरा बिना किसी बहस के चुपचाप कमरे में चलो। तब मीरा ने कहा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपके साथ उस कमरे में नहीं जाऊंगी,
और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। सूरज ने मीरा के मुंह पर अपना हाथ रखा और कहा, ठीक है चिल्लाओ, अब जितना चिल्लाना है शौक से चिल्लाओ। इतना कहकर सूरज मीरा को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने लगा और वो कमरे की लाइट बंद करके उसे बेड तक लाया ही था कि तभी अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। देव अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था और जैसे ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो देव ने कहा, माँ, सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज आप आकर देखिए ना, सीमा को क्या हो गया है। देव की घबराई हुई आवाज सुनकर सूरज को मीरा को छोड़ना पड़ा और सूरज की पकड़ से आजाद होते ही मीरा भी तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। दरअसल बात ये थी कि सीमा को बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थी और उल्टियां कर करके सीमा का बहुत बुरा हाल हो गया था। लेकिन फिर सूरज की माँ ने मीरा से कहा, मीरा बेटा, जल्दी से अपनी दीदी के लिए नींबू पानी बनाकर लाओ। अपनी दीदी की ऐसी हालत देखकर मीरा भी बहुत घबरा गई थी, इसलिए वो तुरंत ही भागकर किचन में गई और सीमा के लिए नींबू पानी बनाकर ले आई। नींबू पानी पीने के बाद जब सीमा की उल्टियां बंद हो गईं, तो देव सीमा को डॉक्टर के पास ले गया और तब पता चला कि सीमा तो माँ बनने वाली है, लेकिन सीमा की कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी। एक तरफ सूरज खुश हो रहा था कि उसकी भाभी ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि अब वो चाचू बन जाएगा, तो दूसरी तरफ सूरज के लिए एक बुरी खबर भी थी कि उसका और मीरा का हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि अब घर के सारे काम की जिम्मेदारी मीरा पर आ चुकी थी। अपनी बहन को कमरे में खाना देना, उसकी देखभाल करना और टाइम पर उसे दवाइयाँ खिलाना, घर के कामों के साथ साथ ये काम भी मीरा ही करती थी, क्योंकि सीमा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दिन भर यहाँ से वहाँ भागते भागते मीरा तो घन चक्कर सी बनकर रह गई थी। अब तो सूरज को भी मीरा पर तरस आने लगा था, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में ही मीरा पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थी और ऊपर से शुरू में तो मीरा के साथ सूरज का रवैया भी अच्छा नहीं था। अब तो मीरा को देखकर सूरज को भी बहुत अफसोस होता था, क्योंकि एक तो वो पूरा दिन घर के काम करके थकान से चूर हो जाती थी और ऊपर से रात में उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन जब मीरा अपना तकिया लेकर सोफे पर सोने जा रही थी, तब सूरज ने मीरा से कहा, सुनो मीरा, देखो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम यहाँ आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सच में तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूँगा। तब मीरा ने कहा, लेकिन आप लाइट तो बंद नहीं करेंगे ना? तो सूरज ने कहा, नहीं, मैं लाइट बंद भी नहीं करूँगा। अब सूरज मीरा की किचन में मदद भी करने लगा था और एक दिन सूरज ने मीरा से कहा, मीरा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो मीरा ने कहा, नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। तब सूरज ने कहा, क्यों मीरा, मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ ना। तो मीरा कहने लगी, आप मेरी हेल्प तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। सूरज ने कहा, देखो मीरा, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना, इसलिए। तो मीरा कहने लगी, आप जोर से मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे ना? आपको पता है उस दिन मेरी सांसें भी रुक गई थी। तब सूरज ने कहा, नहीं लगाऊंगा, बस तुम मुझसे दोस्ती कर लो। तो मीरा ने कहा, और आप मेरे करीब भी नहीं आएंगे ना? तब सूरज ने कहा, नहीं मीरा, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे बिल्कुल भी करीब नहीं आऊंगा। बड़ी मुश्किल से मीरा ने सूरज की बात मान ली और अब तो वो सूरज से खुलकर बातें भी करने लगी थी। कभी कभी मीरा मजाक भी कर लेती थी और फिर खुद ही अपने मजाक पर हंसती भी थी। रात को जब मीरा अपना सारा काम निपटाकर फ्री हो जाती, तो सूरज उसे अपनी बाइक पर घुमाने ले जाता और उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाता, तो वो बहुत खुश हो जाती थी। सूरज अब मान चुका था कि मीरा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी
और जाने अनजाने में सूरज ने उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया था। धीरे धीरे करके 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, और फिर एक दिन सीमा को बहुत ही तेज दर्द उठा। लेकिन सूरज की मां की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सूरज और मीरा को ही देव और सीमा के साथ अस्पताल जाना पड़ा। सूरज और मीरा भी ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे कि सीमा और देव के घर क्या आता है, बेटा या बेटी। लेकिन तभी डॉक्टर ने बाहर आकर सबको एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने देव से कहा, मिस्टर देव, आपको बेटा हुआ है, लेकिन हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। ये सुनकर तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। देव तो मानो सांस लेना ही भूल गया था, और यही हाल मीरा का भी था। देव ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज मुझे बताएं कि मेरी पत्नी को अचानक ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अभी अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर देव, आपकी पत्नी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी हमने माँ और बच्चे दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम सिर्फ आपके बच्चे को ही बचा पाए, आपकी वाइफ को नहीं। हंसते खेलते परिवार पर अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और मीरा और देव दोनों की हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि मानो सीमा के साथ साथ उनके शरीर से भी जान निकल गई हो। आज पहली बार सूरज ने अपने भाई को इस तरह से फूट फूट कर रोते देखा था। सूरज खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। एक तरफ सूरज अपने भाई को संभाल रहा था, तो दूसरी तरफ मीरा को, लेकिन सूरज के लिए दोनों को एक साथ संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और फिर जब सूरज ने ये खबर अपने पापा को सुनाई तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा था, और सूरज के माँ पापा दोनों तुरंत ही अस्पताल आ गए थे। लेकिन तब तक बच्चा नर्स के पास ही था, क्योंकि सूरज तो अपने भाई देव और मीरा को संभालने में ही लगा हुआ था। जब सूरज की माँ आई तो मीरा उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, और फिर जब ये खबर सीमा और मीरा के मायके में पहुंची तो उन पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। अभी 1 साल पहले जिस बेटी को अपने हाथों से विदा किया था, वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर तो किसी भी माँ बाप के लिए उनकी मौत से भी ज्यादा बदतर होती है। एक अनदेखा ऐसा तूफान आया जो अपने साथ घर की सारी खुशियाँ लेकर चला गया था। वो बहुत ही मुश्किल समय था जो अब बीत चुका था, लेकिन उस समय के साथ साथ सूरज के घर की सारी खुशियाँ जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। सीमा के बच्चे की देखभाल मीरा ही करती थी, लेकिन अब वो खुद बिल्कुल चुप चुप सी हो गई थी। मीरा को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि सीमा के चले जाने से मीरा का बचपना, उसकी बचकानी बातें और उसका हंसी मजाक सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मीरा की तरह देव भी अब बिल्कुल चुप चुप सा रहने लगा था, और वो तो किसी से बात ही नहीं करता था, और कभी अगर बात करता भी था तो ऐसा लगता था कि अभी रो पड़ेगा। घर में अब सिर्फ एक सूरज ही था जो सबको तसल्ली देता था और सबके आंसू पोंछता था, क्योंकि बाकी सब तो सीमा के चले जाने से ऐसे टूट गए थे कि खुद को भी नहीं संभाल पा रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और सीमा की मौत को अब 2 महीने बीत चुके थे, और सूरज ने देखा कि इन 2 महीनों में मीरा अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। रात को जब मीरा घर के सारे काम निपटाकर थकी हारी अपने कमरे में आती और जैसे ही वो बेड पर लेटती तो उसकी बहन का बेटा प्रथम रोने लगता, और फिर मीरा की पूरी रात प्रथम को संभालने में ही निकल जाती थी, क्योंकि दूसरे बच्चों की तरह प्रथम भी दिन भर सोता रहता था और रात होते ही उठकर रोने लगता था। मीरा की ऐसी हालत देखकर सूरज को भी उस पर तरस आने लगा था, इसलिए सूरज ने मीरा से कहा, मीरा एक काम करो, कुछ देर के लिए प्रथम को मैं संभाल लेता हूँ, तब तक तुम भी सोकर थोड़ा सा आराम कर लो। मीरा की आंखें नींद से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आप इसे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मुझसे ही संभलता है।
तब सूरज ने कहा, मीरा, अगर तुम प्रथम को मेरे हाथों में दोगी तो उसे मेरी आदत भी हो जाएगी। एक काम करो मीरा, शायद प्रथम को भूख लगी है, तुम उसके लिए फीडर बनाकर ले आओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। इतना कहकर सूरज ने प्रथम को मीरा के हाथों से ले लिया और तब तक मीरा भी प्रथम के लिए फीडर बनाकर ले आई। सूरज ने मीरा से कहा, मीरा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, प्रथम को फीडर मैं पिला देता हूँ। तो मीरा कहने लगी, नहीं सूरज, आप सो जाइए, मैं बाद में सो जाऊंगी। तब सूरज ने कहा, तुम अपना भी ख्याल रखा करो मीरा, जाओ और जाकर सो जाओ, मैं प्रथम को देख लूंगा। तब मीरा ने कहा, लेकिन सूरज, आप भी तो ऑफिस से थके हारे आए हैं ना, आप सो जाइए, मैं प्रथम का ख्याल रख लूंगी। लेकिन फिर सूरज ने मीरा के हाथों से प्रथम को ले लिया और मीरा को बेड पर बिठाकर थोड़ा सख्ती से कहा, मीरा मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं प्रथम को देख लूंगा, अब तुम चुपचाप यहाँ लेट कर सो जाओ। सूरज का सख्त लहजा देखकर मीरा चुपचाप से जाकर बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई थी। सूरज काफी देर तक प्रथम को सुलाने की कोशिश करता रहा और फिर जब 1 घंटे बाद प्रथम भी सो गया तो सूरज ने बहुत ही सावधानी से प्रथम को मीरा के पास लिटा दिया और खुद भी सोने के लिए बेड पर लेट गया। सूरज मीरा के चेहरे को गौर से देखने लगा, जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान पड़ चुके थे और मीरा को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो सिर्फ एक 18 साल की मासूम लड़की है, क्योंकि मीरा के चेहरे की चमक अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। एक तो अपनी सगी बहन को खोने का सदमा, ऊपर से छोटे से प्रथम की परवरिश और साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी अब मीरा पर ही आ गई थी। अब तो सूरज की माँ भी बीमार रहने लगी थी और सूरज के पापा भी बहुत उदास रहने लगे थे, इसलिए उन दोनों के सारे काम भी मीरा को ही करने पड़ते थे। कुछ दिनों बाद देव ने अपने माँ पापा से कहा कि मैं दुबई जाकर अपने दोस्त के साथ काम करना चाहता हूँ और अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो सीमा की यादें मुझे हर पल परेशान करते रहेंगी और फिर यहाँ तो मेरा जीने को दिल ही नहीं करता। अपने बेटे की जिंदगी के लिए सूरज के पापा ने देव को दुबई जाने की इजाजत दे दी और फिर 1 महीने बाद देव दुबई चला गया, इसलिए अब प्रथम सूरज और मीरा की जिम्मेदारी बन चुका था। वक्त यूं ही अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और प्रथम अब 2 साल का हो चुका था। एक बार मीरा बहुत थकी हुई थी और कमरे में आते ही वो सूरज के पास आकर सोफे पर बैठ गई। तब सूरज लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। सूरज ने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा? तो मीरा एकदम से सूरज के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मीरा इस तरह से सूरज के सीने से लगकर रो रही थी और मीरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हो। सूरज ने अपना लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया और मीरा को अपनी बाहों में समेटकर उसे अपने सीने में छिपा लिया। सूरज ने कहा, मीरा बताओ तो सही, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो मीरा कहने लगी, सूरज अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं दीदी की तरह घर को अच्छे से नहीं संभाल पा रही हूँ। पहले जब दीदी होती थी तब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि दीदी ने ही पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। लेकिन सूरज, दीदी ने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया और मेरे माँ पापा ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी तो मेरी कॉलेज शुरू ही हुई थी कि उन्होंने मेरी शादी करवा दी। काश कि हमारी जिंदगी के फैसलों की तरह जिंदगी और मौत भी हमारे हाथों में ही होती, लेकिन जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है। इस दुनिया में आने के बाद कौन कब और किस वक्त यहाँ से चला जाएगा ये कोई नहीं जानता। दीदी भी हम सबको छोड़कर चली गई और उनके बिना इस घर को अकेले संभालना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा है। ये कहते हुए मीरा सिसक कर रोने लगी, तो सूरज ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया
और सोचने लगा कि वाकई में मीरा के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है। 17 साल की मीरा अपने घर से आंख मिचौली खेलती हुई इस घर में आई थी, और यहाँ आते ही सूरज ने अपने फायदे के लिए उसे इतना डरा दिया था कि वो सूरज के सामने जाने से भी कतराने लगी थी। और फिर हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि दिन ब दिन मीरा की जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही थीं, और आज उन्हीं जिम्मेदारियों से थककर मीरा सूरज के सीने से लगी काफी देर तक रोती रही। सूरज ने भी मीरा को तसल्ली देते हुए कहा, मीरा, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं एक नौकरानी का इंतजाम कर लेता हूँ, और जैसे ही नौकरानी का इंतजाम हो जाता है, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर चली जाना। वहाँ जाकर तुम थोड़ा सा आराम भी कर लोगी, और मम्मी पापा से मिलकर तुम्हारा मन भी बदल जाएगा, और फिर तुम्हारे जाने से तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। और फिर जल्द ही सूरज ने घर के लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर लिया, और कुछ दिनों के लिए मीरा को उसके मायके छोड़ आया। मीरा और प्रथम को देखकर मीरा के माँ पापा भी बहुत खुश हो गए, और उन्होंने बड़े प्यार से दोनों को अपने सीने से लगा लिया। और फिर एक दिन बातों बातों में मीरा की माँ ने सबका हालचाल पूछा, और फिर मीरा से कहा, मीरा बेटा, अब प्रथम 2 साल का हो चुका है, तो अब तुम्हें भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तब मीरा ने कहा, लेकिन माँ, मैं तो कितनी बार सूरज के सीने से लगी हूँ, लेकिन बच्चा होना तो भगवान के हाथों में है ना, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनते ही मीरा की माँ ने अपने माथे पर हाथ मारा और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, गलती तेरी नहीं है मीरा बेटा, गलती तो हमारी है, जो कच्ची उम्र में ही तेरी शादी करा दी, और ये तक नहीं सोचा कि तू पति पत्नी के रिश्ते को ठीक से समझती भी है या नहीं। मीरा की माँ को उनकी गलती तो समझ आ गई थी, लेकिन एक माँ होकर अपनी बेटी को पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझाना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। इसीलिए उन्होंने सीमा की एक खास दोस्त काजल, जिसकी शादी उन्हीं के मोहल्ले में हुई थी, उसे बुलाया और कहा, काजल बेटा, अगर आज सीमा जिंदा होती तो मुझे तुम्हें इस तरह से अचानक बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन अब सीमा तो इस दुनिया में रही नहीं, और तुम भी हमारी बेटी जैसे ही हो, इसीलिए मैंने तुमसे बात करना ही ठीक समझा। क्योंकि ऐसी बातें एक माँ अपनी बेटी से कहे, इससे ज्यादा अच्छा होगा कि तुम इस पगली को जरा पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझा दो। 3 साल हो चुके हैं मीरा की शादी को, लेकिन अभी तक इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई है। और फिर जब काजल ने मीरा को पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताया, तो मीरा ने भी अपने सिर पर हाथ मारा और कहने लगी, हाय रे दैया, इसका मतलब सूरज जी सच कह रहे थे कि असली कहानी तो लाइट बंद होने के बाद ही शुरू होती है, और मैंने तो उनकी इस बात को उनकी बदतमीजी समझकर घर में कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। शायद इसलिए सूरज जी मुझसे इतने नाराज हो गए थे, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि अब तो उन्होंने बोल दिया है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी वो मेरे करीब भी नहीं आएंगे। तब काजल ने मीरा को समझाते हुए कहा, देख मीरा, गलती तुझसे हुई है तो उस गलती को सुधारना भी तुझे ही पड़ेगा। तो मीरा कहने लगी, लेकिन वो कैसे? तो काजल ने कहा, अब तुझे खुद ही पहल करनी होगी ताकि तुम दोनों का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंध जाए। मीरा ने कहा, लेकिन ये कैसे होगा? मम्मी जी की तबीयत तो ठीक ही नहीं रहती, तो फिर मैं प्रथम को कहाँ छोड़ूंगी, क्योंकि ये महाशय तो रात के किसी भी वक्त उठकर बैठ जाते हैं। तब काजल ने कहा, मीरा तू प्रथम की चिंता मत कर, तू प्रथम को यहीं अपनी माँ के घर छोड़ दे, मैं और आंटी मिलकर उसे संभाल लेंगे। मैं प्रथम को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मेरा बेटा और प्रथम दोनों एक ही उम्र के हैं, इसलिए प्रथम को संभालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दोनों साथ में खेलते रहेंगे। मीरा ने कहा, अरे नहीं नहीं, सूरज जी क्या सोचेंगे कि मैं प्रथम को इस तरह से अकेले कहाँ छोड़ आई। तो काजल ने कहा, मीरा तू कौन सा प्रथम को जिंदगी भर के लिए यहाँ छोड़कर जा रही है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। और फिर बड़ी मुश्किल से काजल और मीरा की माँ ने मिलकर मीरा को समझाया
तब जाकर कहीं मीरा ने प्रथम को अपनी माँ के घर छोड़ा और खुद वापस अपने ससुराल आ गई। मीरा शाम होने से पहले ही अपने घर आ गई थी, इसलिए आज उसने घर जाकर नौकरानी के साथ मिलकर सारा खाना सूरज की पसंद का बनवाया और खाना रेडी होते ही खुद जाकर अच्छे से तैयार हो गई। सूरज के माँ पापा भी सूरज की मौसी के घर गए हुए थे, इसलिए मौका देखकर मीरा ने अपने कमरे को भी थोड़ा बहुत अच्छे से सजा लिया था। और फिर जब सूरज घर आया तो घर का बदला हुआ माहौल देखकर वो भी चौंक गया और सोच में पड़ गया कि आज कोई खास दिन है क्या। और फिर जब सूरज की नजर मीरा पर पड़ी तो मीरा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सूरज मीरा से अपनी नजरें हटाना ही भूल गया था। मीरा ने सूरज का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले आई और एक के बाद एक उसकी पसंदीदा चीजें उसकी थाली में परोसने लगी। तब सूरज ने कहा, मीरा आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? तो मीरा ने अपना सिर ना में हिला दिया। तो सूरज ने कहा, तो फिर इतना सब कुछ किस लिए? क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरा तो जन्मदिन नहीं है। तब मीरा ने कहा, सूरज पहले आप खाना खा लो, बाद में बताती हूँ। और फिर जब सूरज खाना खाने के बाद अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मीरा ने उनके पूरे कमरे को फूलों और कैंडल से सजा रखा था। अपने कमरे को इस तरह से सजा हुआ देखकर सूरज को सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन फिर भी वो मीरा को तंग करने के इरादे से अनजान बनने का नाटक करने लगा और कहने लगा, अच्छा जी, तो मैडम को कैंडल लाइट डिनर करने का मन था। मीरा, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती ना, मैं तुम्हें एक अच्छी सी होटल में कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता। घर पर इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? ये सुनते ही मीरा ने सूरज की पीठ पर एक घुसा मारा और कहने लगी, मिस्टर सूरज, अगर कैंडल लाइट डिनर ही करना होता तो कैंडल यहाँ कमरे में नहीं बल्कि टेबल पर रखी होती। तब सूरज ने कहा, अरे हाँ ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो फिर ये कैंडल यहाँ कमरे में क्यों? इससे पहले कि सूरज आगे और कुछ बोलता, मीरा ने सूरज को एक और घुसा मारने के इरादे से अपना हाथ उठाया और कहने लगी, बहुत भोले बन रहे हैं ना, अभी बताती हूँ मैं आपको कि ये कैंडल यहाँ क्या कर रही हैं। और फिर सूरज को एक और घुसा खाना पड़ता, उससे पहले ही सूरज ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और मीरा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। मीरा भी सूरज की बाहों में पिघलती चली गई और आज दोनों ने रात भर एक दूसरे पर प्यार बरसाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर दी। अगली सुबह सूरज और मीरा दोनों के लिए ही बहुत खुशनुमा साबित हुई थी, क्योंकि रात भर के प्यार की झलक उनकी मुस्कुराहट के रूप में उनके चेहरे पर फैली हुई थी। अगले दिन सूरज के माँ पापा और प्रथम भी घर वापस आ चुके थे, इसलिए अब सूरज भी रोज ऑफिस से घर आने के बाद प्रथम को संभालने में मीरा की मदद करता था। क्योंकि घर के कामों में तो नौकरानी मदद कर ही देती थी, लेकिन सूरज ये अच्छी तरह से जानता था कि एक बच्चे को संभालना माँ को बहुत ज्यादा थका देता है। अब प्रथम मीरा को मम्मी और सूरज को पापा कहने लगा था, तो वहीं मीरा और सूरज भी प्रथम को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते थे। इस बार जब देव इंडिया वापस लौटा तो उसके माँ बाप ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। देव की दूसरी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और उसने मीरा से कहा, मीरा, प्रथम देव की औलाद है, इसलिए अब प्रथम मेरी जिम्मेदारी है। तब मीरा ने देव की पत्नी से कहा, भाभी, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रथम के लिए आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन प्रथम जब से पैदा हुआ है तब से वो मेरे पास ही रहा है और अब तो हम दोनों को प्रथम की और प्रथम को हमारी आदत हो चुकी है, इसलिए प्लीज आप प्रथम को हमसे अलग ना करें। ये कहते हुए मीरा ने देव और उसकी पत्नी के आगे हाथ जोड़ लिए, तो उन्होंने भी प्रथम को हमेशा के लिए मीरा को सौंप दिया, लेकिन एक ही शर्त पर। और फिर जब मीरा ने पूछा कि कौन सी शर्त, तब देव ने कहा, देखो मीरा, पहले सीमा की तबीयत की वजह से तुम दोनों का हनीमून कैंसिल हो गया और फिर सीमा की मौत की वजह से प्रथम की जिम्मेदारी तुम पर आ गई, जिस वजह से तुम दोनों आज तक कहीं बाहर नहीं जा पाए हो।
इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे दुबई वापस जाने से पहले तुम दोनों अपना हनीमून मना लो, और तब तक हम यहाँ माँ पापा और प्रथम को संभाल लेंगे। ये कहते हुए देव ने सूरज के हाथ में उनका हनीमून का टिकट थमाया और कहा, बुद्धू कहीं के, जाओ और जाकर जल्दी से अब जाने की तैयारियां शुरू कर दो। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सूरज और मीरा अपने हनीमून के लिए निकल पड़े, और अब उनकी जिंदगी फिर से खुशियों की तरफ मुड़ गई थी। हाँ, ये बात अलग थी कि सीमा के जाने का गम अभी भी सबके दिल में बरकरार था, लेकिन अब घर में वो उदासी और गमगीन माहौल नहीं था, बल्कि नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों ने उस गमगीन माहौल को खुशी के माहौल में बदल दिया था। क्योंकि अब प्रथम घर में अकेला ही नहीं खेलता था, उसके साथ खेलने के लिए एक नन्ही सी और प्यारी सी गुड़िया भी आ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को एक ही बात सीखने को मिलती है कि लड़कियों की शादी कभी भी छोटी उम्र में नहीं करनी चाहिए। कम से कम लड़की इतनी बड़ी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने घर और अपने पति की देखभाल कर सके और अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। जब किसी लड़की की शादी छोटी उम्र में हो जाती है ना, तो उसका बचपन, उसकी मासूमियत और उसका भोलापन सब कुछ उससे छीन जाता है, जैसा कि मीरा से छीन गया था। ये तो अच्छा था कि मीरा को सूरज जैसा समझदार जीवन साथी मिला था, जिसने शादी के 3 साल तक उसे हाथ तक नहीं लगाया और मीरा के समझदार होने तक का इंतजार किया। लेकिन हर लड़की को सूरज जैसा समझदार जीवन साथी मिले, ये जरूरी तो नहीं है ना। इसलिए अपनी बेटियों को अपने पास ही बड़ा और समझदार होने दें और उन्हें पढ़ लिख कर कुछ बन जाने दें, उसके बाद ही उनकी शादी के बारे में सोचें। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।